हेलो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक कर देना और आप इसको शेयर कर देना ताकि ये वैल्यूबल नॉलेज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके अच्छे से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसको हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपने पहले जो पढ़ा होगा वो सब यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ पढ़ा होगा आपने, पहले पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों से लगभग यानी सिमिलर ही है, लेकिन कुछ डिफरेंट है इसमें। अब देखते हैं अपन क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पहले हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लेते हैं ताकि आपको वो जो पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कुछ पढ़ेंगे हम वो अच्छे समझ में आ जाए आपको डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पर दो चार्ज रखते हैं। दो चार्ज, अब मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर डाइपोल का मतलब ये होता है दो पोल। दो पोल होते हैं, तो इसी यहाँ पर हमने लिया है दो पोल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक क्यू माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो है 2L, दोनों 2L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इनका जो सेंटर पॉइंट है, उनके सेंटर पॉइंट से तो माइनस क्यू की डिस्टेंस क्या है, L है, और इसके सेंटर पॉइंट से इनके बीच के सेंटर पॉइंट से तो प्लस क्यू की डिस्टेंस क्या है, L है। और जो इनका मोमेंट है, मतलब इनका जो मोमेंट है P, वो किधर की डायरेक्शन है, माइनस से लेकर तो पॉजिटिव की है, माइनस क्यू से लेकर तो पॉजिटिव क्यू पर है इनका डिस्टेंस। अब उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल देखिए, यहाँ पर क्या था, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज था। अब जैसे यहाँ पर दो कैटेगरी है, भगवान ने दो कैटेगरी बनाई हुई है हर समय कि अगर आप देखें मेल और फीमेल कुछ भी देख लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी दो कैटेगरी रहेगी चार्जेस की, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल देखिए, एक मैग्नेट रहता है, आपने देखा होगा टेंथ में बहुत बार पढ़ा होगा कि मैग्नेट के दो पोल रहते हैं, एक तो नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है। ये दो प्रकार के पोल रहते हैं। और जो इसका जैसे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट था वो किधर की साइड था, माइनस क्यू से लेकर तो प्लस क्यू था। अब यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप माइनस की जगह कंसिडर कर लें साउथ पोल और प्लस की जगह कंसिडर कर लें आप नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा किधर से रहेगा, साउथ से लेकर, कहाँ से लेगा, साउथ से लेकर तो नॉर्थ तक रहेगा ये। ठीक है, जिसको हम कैसे नोट करेंगे, कैपिटल एम से। अब इसका जो मोमेंट है वो देखते हैं हम कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो हमने देखा था पी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसके ये क्या होता है वैसे, क्यू मल्टीप्लाई बाय 2L। मतलब जो कोई भी चार्ज का नाम है, जो कोई भी चार्ज का नाम है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, वो जो कुछ भी चार्ज का नाम है क्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है उससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आती है बारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो एम है, जैसे दोनों ही कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी ही। तो इसमें क्या लिख दिया हमने, एम लिख दिया, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एम है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एम है, दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमने लिख दी एम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या ले रहे थे, भले वो माइनस क्यू हो या प्लस क्यू, हम सिर्फ चार्ज का नाम ले रहे थे, माइनस या प्लस नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ले लेंगे, यहाँ पर भले नॉर्थ की हो साउथ को हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ले लेंगे एम, यहाँ पर ले लेंगे एम मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है। अब जैसे ये जो बार मैग्नेट है इसके नॉर्थ और साउथ पोल है, अब जो बार मैग्नेट है इसकी लेंथ कितनी है, 2L है, तो इसके सेंटर पॉइंट से तो लेकर तो नॉर्थ पोल तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी, L हो गई, और इसके सेंटर से साउथ की L हो गई। ठीक है, अब ये दोनों कितने डिस्टेंस पर है, यानी ये पूरा बार मैग्नेट कितने कितने का है, 2L का है। 2L का है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 2L। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2L। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस, हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम डिफरेंस देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि अगर आप मोनोपोल के नज़रिए से देखें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्यू है, ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसा देखा था, एक माइनस क्यू था, कुछ डिस्टेंस पर प्लस क्यू था, तो ये डाइपोल था, यानी दो पोल है इसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन अगर इस पोल में से अगर अपन क्यू माइनस क्यू चार्ज लेना चाहें,
तो ले सकते हैं, मतलब ये मोनोपोल हो सकता है, मतलब ये मोनोपोल हो सकता है, मोनो मतलब एक, मतलब ये एक पोल हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट अपन क्या देख रहे थे, एक मैग्नेट था, ठीक है, ऐसा मैग्नेट था। अब यहाँ पर नॉर्थ था और साउथ था, और आपने पहले आप 10th क्लास में पढ़ रखा है कि जितनी बार भी आप मैग्नेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो सिर्फ इसमें नॉर्थ पोल ही नहीं रहेगा, यहाँ पर साउथ पोल भी रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट लेते हैं, अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल रहेगा, यहाँ पर साउथ पोल भी रहेगा। अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल रहेगा, यहाँ पर साउथ पोल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पोल रहेंगे। तो क्या है कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है मैग्नेट में, मैग्नेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है मोनोपोल, ठीक है। हमेशा अगर अपन ना मैग्नेट को डिवाइड भी कर दें, अगर इसका साउथ पोल इधर अलग कर दें, इस वाले मैग्नेट को डिवाइड कर दें, तो भी यहाँ पर साउथ पोल रहे आ जाएगा। अगर इसको अलग कर देते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रहेंगे प्रेजेंट, इसमें इसमें कभी भी मोनोपोल नहीं होता, यानी एक पोल नहीं होता है, और इसमें हो सकता है एक पोल, ठीक है। और अब हम देखते हैं, ठीक है, एक कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है जिसके कुछ ना कुछ थिकनेस थी, इतनी यानी थिकनेस। अब मैं बताता हूँ, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो हमारा एक कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा पतला। अगर हम साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यानी ये जो है, ये रिंग तो बिल्कुल पतली ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ी साइड से थोड़ी, यानी गोले इसकी मोटी है थोड़ी, देखिए ऐसे है। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, ऐसे रिंग दिखेगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड पास होती है। तो जब मैं आपको बता दूं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, कोई से भी बार मैग्नेट है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसका डायरेक्शन क्या रहता है, नॉर्थ से साउथ रहता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ रहता है। अब इधर की साइड भी जाएंगे तो ये भी नॉर्थ से साउथ ही रहेगा। पर यहाँ पर जैसे आप मैग्नेट के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन दिखेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का, आपको क्या दिखेगा, साउथ से नॉर्थ दिखेगा, साउथ से नॉर्थ दिखेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक करंट कैरिंग एक लूप है, करंट कैरिंग एक लूप है। अब जब भी करंट कैरिंग लूप रहेगा तो उस वो क्या एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई सी मैग्नेट है तो मैग्नेट में दो पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो जाहिर सी बात है इसमें भी होंगे नॉर्थ और साउथ पोल, लेकिन साउथ पोल कहाँ होगा, नॉर्थ पोल कहाँ होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से तो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसे जा रही है, ये रही, देखिए ये भी नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रही है। लेकिन ये क्या है कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो किस तरह किस डायरेक्शन में मूव करती है, साउथ से नॉर्थ मूव करती है। तो हमको ये दिए हुए नहीं है, साउथ नॉर्थ दिए हुए नहीं है, हमको पता लगाना है। हमको कैसे पता चला है कि नॉर्थ ऊपर आएगा या फिर नॉर्थ नीचे आएगा या फिर साउथ नीचे आएगा या फिर साउथ ऊपर आएगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन देखेंगे कि मैग्नेट के अंदर, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये मैग्नेट ही है। अगर आप मैग्नेट के अंदर जाता हुआ देखेंगे, यहाँ पर अगर मैग्नेट के अंदर कोई सी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो किस किस दिशा में जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, जिस डायरेक्शन से जा रही है, जिस डायरेक्शन से एंटर हो रही है, उसको हम कर लेंगे क्या, साउथ पोल। और जिस डायरेक्शन में बाहर की ओर जा रही है उसको हम क्या मान लेंगे, नॉर्थ पोल। तो इसके रहेंगे साउथ और नॉर्थ पोल यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर अपन ऊपर से देखेंगे इसको, अगर अपन यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब भी आप अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे किसी भी नट को तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी इनवर्ड होगा, जब भी यहाँ पर स्क्रू रूल के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्रू रखा हमने बीच में, और यहाँ पर हमने क्या है कि इसके डायरेक्शन में घुमाया नट, इधर घूम रहा था इधर घुमा दिया, तो नट क्या है, अंदर की ओर जाएगा। और जब भी अंदर हो रहा है, कहाँ से एंटर हो रहा है, अंदर किस दिशा में हो रहा है, साउथ पोल में, तो इसको हम क्या मान लेंगे, पूरा साउथ पोल। अगर यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू रखते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आता है। और बाहर किस पोल से आ रहा है, नॉर्थ पोल से आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, नॉर्थ पोल लिख देंगे। ओके। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, जो करंट लूप रहता है, जिसके जो भी लूप दिया हुआ है उसके अंदर कौन सा भी करंट रहेगा तो किसकी तरह फिर किसकी तरह करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो क्या रहता है, वो क्या रहता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर रहा है, आई ट्रेवल कर रहा है, इसके अंदर जो आई करंट फ्लो हो रहा है वो, और प्लस मल्टीप्लाई बाई ये एरिया वेक्टर। जो भी लूप दिया हुआ है
कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर कोई सा भी एक लूप दिया हुआ है, उसके अंदर भले स्क्वायर लूप हो या फिर सर्कुलर लूप या कोई सा भी लूप हो, अगर हमें दिया हुआ है और उसके अंदर कोई सा भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो ऐसा बिहेव एज मैग्नेट, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैसे दिया जाता है, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, कैसे दिया जाता है, कैपिटल एम इक्वल्स टू। अगर बार मैग्नेट की बात करें अपन तो कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या होता है, तो कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहती है वो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय जो भी डिस्टेंस रहता है इन दोनों साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में, वो ये 2L। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया हुआ है, यहाँ पर ये लूप है। अब लूप के अंदर हमें करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखिए यहाँ पर जब भी करंट फ्लो होगा I, तो यहाँ पर किसके कारण हो रहा है करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण जनरेट हो रही है। तो जिस कारण हमने क्या लिख दिया, करंट को सर्वस्व मान लिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या सर्वस्व, मतलब सब कुछ मान लिया हमने करंट को। और यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिख देते हैं लीनियर बार मैग्नेट में, यहाँ पर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखते थे, वैसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, करंट लिख देंगे। और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस था, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया, पूरा पूरा एरिया ले लिया हमने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लूप है तो लूप का हम एरिया ही निकालेंगे, ठीक है, तभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है। तो आप यहाँ पर देख लिए एरिया वेक्टर, हमने यहाँ पर ले लिया एरिया वेक्टर। तो मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, आई मल्टीप्लाई बाय ए। जब भी जो कि आई है वो करंट है जो कि लूप के अंदर फ्लो हो रहा है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है। तो अब हम इसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखते हैं। तब देखिए यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं कि किधर की साइड है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो भी फील्ड हो रही है फ्लो इसके अंदर से, वो किधर की साइड फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम क्या रखें, देखिए पहले यहाँ पर हम सेंटर पर एक स्क्रू रखेंगे, सेंटर पर स्क्रू रखेंगे, और हम उस स्क्रू को उसी डायरेक्शन में घुमाएंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम नट को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो इसका जो डायरेक्शन है इस नट का, वो किधर की साइड रहेगा, अंदर की साइड रहेगा, यानी इधर की साइड रहेगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर की साइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनवर्ड। तो अब जिधर से एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट के अंदर जिधर से भी एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन सा पोल रहता है, साउथ पोल रहता है। और जिधर से बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल आसानी से हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ये रिंग है, हम इसको साइड व्यू से देखते हैं। यहाँ पर ये एक रिंग है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जैसे आप ये घूम रही है, यहाँ पर जैसे करंट फ्लो हो रहा है, उस जैसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब क्या है, उल्टे डायरेक्शन में ये रिंग ऐसी रखी हुई है और हमारी तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक का घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब भी हम नट को ऐसे रखेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसका डायरेक्शन किधर किस तरफ रहेगा, इधर की तरफ ही, आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बेस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट के बेस्ड कुछ ना कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन से ये क्या दिया हुआ है। वैसे तो एक्स वाई और जेड यहाँ पर 3 डायमेंशन दी हुई है। तो अब यहाँ पर जो हमारा लूप दिया हुआ है वो कौन से प्लेन में दिया हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा जो लूप दिया हुआ है कौन से प्लेन में दिया हुआ है, एक्स और जेड प्लेन में दिया हुआ है हमारा जो लूप है, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो करंट चाहिए जितना फ्लो हो रहा है उस लूप के अंदर, और उस लूप का एरिया चाहिए हमें। तो जिसके अगर हमें ये पता चल गया और हमारे पास अगर ये दिया हुआ है तो हम आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है लूप के लिए, आई मल्टीप्लाई बाय ए। अब मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल्स टू क्या होगा, 2। अब देखिए आई जो जितना करंट फ्लो हो रहा है वो 2 है, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, अब यहाँ पर जो एरिया है वो किसका निकला है, ये लूप कौन सा है, ये सर्कुलर लूप है। और सर्कल का जो एरिया रहता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया वेक्टर की जगह। तो यहाँ पर सर्कुलर एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये रेडियस दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर 3 स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आर की जगह 3 लिख देंगे हम। तो यहाँ पर ये स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 टू जाए 18 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया हमने 18 और पाई। अब देखते हैं यहाँ पर ये डायरेक्शन किधर होगा इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर स्क्रू रखते हैं, इस पॉइंट पर अगर अपन स्क्रू रखते हैं, और अगर अपन इसको जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। और जब भी हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई के डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी वाई के डायरेक्शन में जाता है
तो यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर रहते हैं, जैसे यहाँ पर वेक्टर वाई एक्सिस पर 3 यूनिट वेक्टर नहीं रहते हैं, यानी हर एक एक्सिस पर अलग अलग यूनिट वेक्टर रहते हैं। जैसे यहाँ पर आई रहता है, यहाँ पर जे रहता है और यहाँ पर के कैप रहता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगा इसका, ये ऊपर की साइड रहेगा, तो किसकी डायरेक्शन में रहेगा, ये वाई की डायरेक्शन में रहेगा। और वाई पे यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। तो जे कैप यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर की साइड है, वाई की तरफ है। तो यहाँ पर जो जे कैप, ये हम लिख देंगे यहाँ पर जे कैप क्या लिख देंगे, 18 पाई जे कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एक कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 3 डायमेंशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो लूप दिया हुआ कौन सी प्लेन में दिया हुआ, एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है। उस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर यानी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। और इसके जो एजेस है, मतलब जो इसका जो एरिया निकले, ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में चारों साइड इक्वल नहीं रहती है, 2 साइड इक्वल रहती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है यहाँ पर 3 मीटर है। तो जब भी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं हम क्या कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आती है, रेक्टेंगुलर एरिया आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय ए। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमने आई की जगह लिख दिया 1। अब एरिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगुलर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इसको हम करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, m इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर अपन स्क्रू रखते हैं, ऐसे देखिए जैसे पेन है वैसे अपन स्क्रू रखते हैं, और अपन इसको जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस लूप के अंदर, उसी डायरेक्शन में हम इस स्क्रू को घुमाएंगे। जैसे तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और जब भी हम नट को या फिर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इनसाइड जाता है, इनवर्ट की तरफ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जेड इधर की तरफ जेड एक्सिस है, और नट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यानी जेड के अपोजिट में जा रहा है। और जेड पर यूनिट वेक्टर क्या रहता है, के कैप रहता है, के कैप रहता है। और नट उधर की तरफ जा रहा है, अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड जा रहा है जेड के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वो क्या है, 6 माइनस के कैप। अब आपके पास आता है एक और बहुत अच्छा सा सवाल। अब देखिए यहाँ पर भी तीन डायमेंशन दी हुई है, और यहाँ पर एक पूरा लूप दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पूरा एक लूप दिया हुआ है, जो किस पर सिचुएटेड है, एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन दोनों पर सिचुएटेड है, यानी एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन दोनों पर सिचुएटेड है। तो उस जो भी है, यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी है, ये वाली साइड वाली लेंथ जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, उसकी लेंथ कितनी है, ए है। और यहाँ पर जो भी लेंथ है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर वो कितनी है, बी है। अब यहाँ पर बी लेंथ है, ये ए है, ए, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिंपल हमको लग नहीं रहा है। हम देखिए यहाँ पर अगर अपन डायरेक्शन निकालेंगे, तो अब यहाँ पर तो हम निकाल नहीं सकते डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन का निकलेगा, नहीं तो एक्स जेड प्लेन का निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या है कि इस लूप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने मान लिया है सिर्फ कि जैसे यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन हम इसको इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इस वाले लूप का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ, इस एक्सिस पर इधर हो जाएगा। और यहाँ से एक और ये इधर से करंट फ्लो हो ही जा रहा है, होता जा रहा है। अगर अपन इसको इधर मूव करेंगे तो ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ भी करंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी करंट नहीं रहेगा इस लूप के अंदर। लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से करंट आ गया है, तो यहाँ पर ये 2 लूप में कन्वर्ट हो गया है, ये दोनों परफेक्ट लूप बन चुके हैं। एक तो ये लूप बन चुका है जो एक्स वाई प्लेन पर है, और एक ये लूप बन चुका है एक्स जेड प्लेन पर। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे इसका आंसर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर हम उन दोनों का ऐड कर देंगे, तो वापस हम पूरा लूप का आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन हम क्या है कि एक साथ पूरे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाल सकते, तो बहुत कठिन हो जाता है, जिस कारण हमने क्या करा, इस लूप को हमने क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। किस प्रकार डिवाइड करा मैंने आपको बता दिया है। अब हमने देखा, हम देखते हैं हमने कैसे डिवाइड करा। ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लूप बन गया, ये सेकंड लूप बन गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दोनों ए लेंथ के हैं और ये दोनों बी लेंथ के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम इसको निकालेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, फिर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, जब आ जाएगा हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस लूप। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया करते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया करते हैं, तो एम वन इक्वल्स टू क्या है, एम वन यानी पहले लूप के लिए, पहले लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है, एम वन इक्वल्स टू क्या है, आई ए। तो आई इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर आई जो है करंट फ्लो हो रहा है लूप के अंदर, और एरिया यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर का एरिया जो वो लूप दिया हुआ है वो एक्स वाई प्लेन पर,
उसका देखिए कैसा दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ अलग करके पूरा। ये देखिए ऐसा है वो रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। तो ये साइड है वो ए है, ये साइड है वो बी है, और करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है। एक्स वाई प्लेन के अंदर ये है, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम स्क्रू कसते हैं, स्क्रू कसते हैं मतलब स्क्रू को हम घुमाते हैं, यहाँ पर हम स्क्रू पॉइंट करते हैं और यहाँ पर स्क्रू को हम घुमाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने क्या निकाला है, एरिया वेक्टर निकालना है हमें, आई वेक्टर आई निकालना है। तो आई तो हो रहा है इसके लूप के अंदर, वो आई फ्लो हो रहा है करंट, और जो एरिया है इस रेक्टेंगुलर लूप का वो क्या है, जैसे इसका इसके साइड का मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया ए बी। अब आप सोच रहे होंगे ये के कैप कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ के कैप कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए अब स्क्रू रखते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर कहीं पे पॉइंट पर रख देते हैं, और हम उस स्क्रू को उस डायरेक्शन में घुमाते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है हमें। तो जब भी हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो किसके डायरेक्शन में जा रहा है, वो जेड के डायरेक्शन में जा रहा है। और जेड के अंदर जो रहता है, तो जो जेड पर जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर रहता है वो क्या रहता है, के कैप रहता है। तो जिस कारण हमने यहाँ पर लिख दिया के कैप। जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, के, यानी जेड एक्सिस की तरफ है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे वाले लूप का। अब दूसरा वाला लूप इस प्रकार से था, दूसरा लूप इस प्रकार से था, तो उसका अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जो इसकी इसकी लेंथ है वो बी है, तो इसकी भी सिमिलर लेंथ वैसी बी रहेगी, और इसकी लेंथ जो है वो ए है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जो है आई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं M2, तो आई ए हो जाएगा यहाँ पर आई ए। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर आई जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो रख देते हैं, यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा है इस लूप के अंदर, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो कैसा आएगा। अब चूंकि ये रेक्टेंगुलर लूप है और रेक्टेंगुलर एरिया आता है कैसे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है यहाँ पर ए है, और ब्रेड्थ क्या है बी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जे कैप, तो जे कैप यहाँ पर हमने क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम कहीं पर भी स्क्रू रखते हैं और उसको उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अब हम अगर नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वाई की तरफ जाएगा। तो वाई में यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है, जे कैप रहता है, जिसका हमने यहाँ पर लिख दिया जे कैप। अब हम निकालते हैं इस पूरे लूप का, अब हम निकालते हैं क्या, इस पूरे लूप का क्या निकालते हैं हम, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो अगर हम अपन इस लूप का पूरे का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया है और जो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया है, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़कर हम क्या बना देंगे, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं M इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस पूरे लूप का इक्वल्स टू M1 प्लस M2। अब यहाँ पर देखिए M1 क्या है और M2 क्या है। M1 क्या है, आई ए बी के कैप, और M2 क्या है, आई ए बी जे कैप। तो अब यहाँ पर क्या है, आई ए बी और आई ए बी दोनों कॉमन है, हमने इनको कॉमन निकाल लिया। और अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, के कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मॉड्यूलस। अब इसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं, इस मैग्नेटिक मोमेंट का अगर अपन मॉड्यूलस निकालते हैं तो किसी भी चीज़ अगर अपन मॉड्यूलस निकालते हैं इसका तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए अगर अपन इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ए बी होल स्क्वायर प्लस आई ए बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट में 2 आई ए बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, दोनों ऐड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 आई ए बी होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर अपन इसके ऊपर लगाएंगे क्या, रूट, ये देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट मल्टीप्लाई बाय आई ए बी होल स्क्वायर रूट। अगर अपन यहाँ से रूट रिमूव करते हैं, देखिए यहाँ पर रूट 2 है, अगर अपन यहाँ से रूट रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर आई ए बी रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 का 2 है और अपन ने रूट हटाते यहाँ पर लग गया 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, देखिए रूट 2, यहाँ पर आई ए बी, सिर्फ आई ए बी ही बचेगा। तो हमारे पास जो फाइनली जो मैग्नेटिक मोमेंट आया और मैग्नेटिक मोमेंट का जो मॉडुलस आया वो क्या आया है, ये देखिए √2 IAB। अब हम देखते हैं कौन सा है पैरेललोग्राम, कौन सा भी लूप है जो पैरेललोग्राम के शेप में है, तो हम उसे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे आगे ये कंडीशन आती है, ये कौन सा भी लूप है हमारे सामने, तो ये कंडीशन आती है कौन सा भी उन्होंने लूप दिया हुआ है उसका हम एरिया कैसे निकालें, क्योंकि एरिया वेक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं।
अगर कोई सा हमें कोई रोम्बस भी दिया हुआ तो होता है, या फिर पेंटागोन भी दिया होता है, या फिर ट्रायंगल भी दिया होता है लो, तो भी हम निकालते हैं उसका एरिया वेक्टर। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका एरिया वेक्टर कैसे निकला, पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा। तो इसका पहला एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, ए बी क्रॉस बी सी, फिर उसके बाद बी सी क्रॉस सी डी, फिर उसके बाद निकलेगा सी डी क्रॉस डी ए, फिर हमारे पास क्या निकल जाएगा, डी ए क्रॉस ए बी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखते हैं यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए अब इसका एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस, यस ठीक है। तो हम इस प्रकार से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ 3 एक्सिस दी हुई है, और यहाँ पर हमें ना ही एक्स वाई प्लेन पर, ना ही जेड वाई प्लेन पर, ना ही एक्स जेड प्लेन पर हमें कोई से भी किसी भी एक प्लेन पर हमें यहाँ पर कोई सा पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। हमें जो स्क्वायर दिया हुआ है वो इन तीनों जो एजेस यानी तीनों जो डायमेंशन है इन तीनों के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो साइड है उस स्क्वायर की वो ए है, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, यानी कैपिटल आई। तो हमें क्या निकालना है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है जेड एक्सिस से, तो ए बी एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाला जो ए बी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ए साइन थीटा, एक है ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये डिग्री कुछ ना कुछ बना रहा है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए कॉस 60, सॉरी ए साइन 60 और ए कॉस 60, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर वो कैसे निकलेगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो अब यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। जो ए बी वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर भी, एक तो ए साइन थीटा और एक ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल है थीटा की जगह वो लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने लिख दिया ए साइन 60 आई कैप। तो हमने आई कैप क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो साइन थीटा है, जो इसका कंपोनेंट है ए साइन थीटा, वो किसकी तरफ है, वो एक्स एक्सिस की तरफ है, जिस कारण हम लिखते हैं यहाँ पर आई कैप। और जो ए कॉस थीटा है वो किसकी तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ, जिस कारण हम यहाँ पर लिख देंगे के कैप। तब यहाँ पर जो है 60 डिग्री है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, जिस कारण हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 60 की वैल्यू अगले स्टेप में 3/2 लिख दी। अब यहाँ पर cos 60, जो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, a/2, सॉरी a/2 नहीं, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो हमने cos 60 की जगह लिख दिया 1/2, और यहाँ पर a था तो a मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी है, तो अब यहाँ पर ए बी तो हमने निकाल लिया, ए बी वेक्टर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो अब तब हम बी सी वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट नहीं बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके डायरेक्शन में, यहाँ पर से इस प्रकार करंट फ्लो हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये किसके डायरेक्शन में जा रहा है, वाई के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो बी सी वेक्टर है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए यानी साइड है, बी सी का जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर साइड है, ए और जे, ए और जे का हमने क्यों लिखा आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि वो डायरेक्शन में किसके, वाई के डायरेक्शन। अब हम निकालते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है, दोनों का। अब अभी तक हमने क्या निकाला है, ए बी वेक्टर निकाल लिया और बी सी वेक्टर निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो कैसा रहेगा, ए बी क्रॉस बी सी रहेगा। तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ए बी की जगह ये लिख देते हैं पूरा बुराई, और बी सी की जगह हम ये लिख देते हैं पूरा बुराई। अब यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a² √3/2 के कैप। अब देखना जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आई से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, आई क्रॉस जे। तो यानी देखिए अब यहाँ पर एक सर्कल बनाया मैंने आई जे के, जो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू क्या होता है, के कैप। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये देखिए ए रूट यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर और √3/2
अब देखना आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के कैप हो गया, तो जिस कारण हमने यहाँ पर लिख दिया के कैप प्लस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर है के क्रॉस जे। अब देखना, अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम यहाँ से इधर जा रहा था तो हमने जिस डायरेक्शन में जा रहे थे हम जैसे आई क्रॉस जे, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव के लिख रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर के क्रॉस जे जा रहा है तो यहाँ पर आएगा आई, लेकिन यहाँ पर जो साइन रहेगा आई का वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइकिल इस तरफ है और हम घूम किधर की तरफ रहे हैं, इधर की तरफ रहे हैं, तो जिस कारण यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नेगेटिव आई कैप। तो हमारा जो एरिया वेक्टर निकला वो क्या निकलेगा, हमने ए स्क्वायर बाई टू कॉमन निकाल लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा है, √3 के कैप माइनस आई कैप। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है, तब पूरा हम अब अभी हमने क्या निकाल लिया, एरिया वेक्टर निकाल लिया। अब हम देखें मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको क्या चाहिए था, एरिया वेक्टर चाहिए था, हमने जो निकाल लिया है, क्या निकाला, ए स्क्वायर बाई टू √3 के कैप माइनस आई कैप। अब आई है तो आई जो फ्लो हो रहा है वो कैपिटल आई फ्लो हो रहा है उस लूप के अंदर, और यहाँ पर जो है एक एरिया वेक्टर के जो हमने निकाला है एरिया वेक्टर वो हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, करंट कैरिंग स्क्वायर ए बी सी डी। दोस्तों आप सभी ने अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, लेकिन अब आप केमिस्ट्री का छोड़कर अब यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कहाँ पर, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप किसके लिए पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका हमें निकालना है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास चल रहा है, अब जैसे कोई सा भी मॉडल रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई सा भी एटम का मॉडल रहता है, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, उसके आसपास बहुत सारे सेल रहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो जब भी कोई से भी लूप है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बिहेव जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो। अब हमें ये निकालना है कि उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो हमें निकालना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अब हम यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक न्यूक्लियस है, जिससे एक सेल है, इसके आसपास एक सेल है, उसकी रेडियस क्या है, आर है स्मॉल। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो जब भी एक बात आप ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट इधर की तरफ फ्लो होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट इधर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो करंट कैसे जनरेट होता है, किस कारण जनरेट होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तभी, जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी जनरेट होगा तो वो क्या होगा, dQ/dt। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए एट पर्टिकुलर टाइम पर, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एरिया है छोटा सा, ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे चार्जेस एक साथ फ्लो हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन जितने एक समय पर, एक पर्टिकुलर समय पर, अगर हम एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम देखते हैं, उस समय पर कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से पास हो रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, करंट आए। अब ये देखिए यहाँ पर इस लूप के अंदर जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो m है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वो v है। तब यहाँ पर हम देखते हैं e, करंट देखते हैं, तो करंट कैसे हम निकालेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर टाइम पीरियड वो होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर होता है एक टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ई अपॉन क्या होगा, टी। अब देखिए टी क्या होता है, किसी भी सर्कल का अगर अपन टाइम पीरियड निकालते हैं तो क्या होता है, 2πr/v। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो, और जो रेडियस है इसकी वो ले ली अपन ने यहाँ पर r, और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो ले ली अपन ने v। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2πr/v। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, हमने करंट निकाल लिया I, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर वो अपन ने निकाल लिया है। अब निकालेंगे हम आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए आई ए, तो ए जो है हमारा वो क्या है, सर्कुलर पाथ में है। अब सर्कल का जो एरिया रहता है इसका एरिया निकालना हमें, तो सर्कल का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, πr² रहता है। ठीक है, तो r रेडियस का, यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, देखिए πr²। ठीक है, अब आई की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए अब जैसे यहाँ पर E/2πrv है,
2πr v है, तो जैसे अगर अपन इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे ई के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v अपॉन 2πr हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई वी अपॉन 2πr, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा फाइनली वो क्या बचेगा, ई वी आर अपॉन टू, ई वी आर अपॉन टू। और इसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम देखते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू रखते हैं और हम उसको उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। जब भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो उस पर जो डायरेक्शन रहता है वो डायरेक्शन बताने के लिए रहता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी वही बताएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा, तो हम उसको अगर नट को क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा, यानी वो किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ड जाएगा वो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा इनवर्ड। अब मैं आपको बताऊँ टाइम पीरियड कैसा आया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जितनी भी डिस्टेंस है अपॉन स्पीड। अब देखिए यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितने डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, पूरा एक सर्कल ट्रेवल कर रहा है। तो सर्कल यानी सरकमफेरेंस ट्रेवल हो गया, यानी सरकमफेरेंस ही लगेगा हमारे यहाँ पर। तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करा उसने, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस जगह अपन, डिस्टेंस जगह अपन क्या लिख देंगे, 2πr लिख देंगे। और स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड थी वो क्या थी, v थी। अब हम इसी को हमने यहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, आई निकालने के बाद हमने निकाल लिया मोमेंटम, यानी मोमेंटम नहीं, हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। और मैग्नेटिक मोमेंट जो फाइनली आया किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो फाइनली आया किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, ई वी आर अपॉन टू, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। ये देखिए ई वी आर अपॉन टू। तो अब हम निकालते हैं उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस से जिस सेल पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसकी रेडियस क्या थी, स्मॉल आर थी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी रहती है, जो वेलोसिटी रहेगी उसकी, कोई सा भी मास है, यानी कोई सा भी मास है यहाँ पर जो घूम रहा है, उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी किसके, उस सर्कल के जिस पर वो घूम रहा है। और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी किसके साथ, उसकी रेडियस के साथ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या था, रेडियस क्रॉस मोमेंटम, मोमेंटम यानी p। अब जो मोमेंटम रहता है, रेडियस क्रॉस मोमेंटम। अब मोमेंटम जो कुछ भी रहता है उसको हम कैसे करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी से देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आर पी साइन 90 आएगा यहाँ पर, जो भी इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट में लिखा था, वेक्टर फॉर्म में लिखा था। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर अपन इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, आर पी साइन थीटा आएगा। और थीटा जो था वो एंगल रहता है इन दोनों के बीच का, टेंजेंशियल और इसके बीच का एंगल रहता है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे उसका। और यहाँ पर जो पी रहता है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी रहता है। क्या रहता है, मास इंटू वेलोसिटी रहता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एम वी आर आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसका मॉडुलस निकालते हैं, अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एम वी आर ही आएगा, ठीक है। ये देखिए एम वी आर आ गया। अब यहाँ पर जो मोमेंटम निकला था हमारा, क्या निकला था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो निकला था हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा हमारे पास, देखिए। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकला था वो क्या निकला था, ई वी आर बाई टू निकला था। और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या निकाला हमने, एम वी आर निकाला था। तो यहाँ पर जो वी आर है वो वी आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा मैग्नेटिक मोमेंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना बचेगा हमारे पास, ई बाई टू एम, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, कोई सा भी एक सर्कुलर लूप है उसका एंगुलर मोमेंटम देखा था। लेकिन अब क्या देखेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ 2h अपॉन 2π, वो होता है क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, देखिए। तो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π, जो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाई। अब जो इंटीग्रल है हम उसका एन मान लेते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h बाई 2π ये हमने लिख दिया। अब n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेल रहते हैं, किसके अंदर यहाँ पर रहते हैं, सेल रहते हैं, एक एटम के अंदर सेल रहते हैं, जैसे KLMN 1 2 3 4, 1 की जगह K, 2 की जगह L, 3 की जगह M, N की जगह यानी 4 की जगह N। तो यहाँ पर हम अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, यानी मोमेंटम निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, इस प्रकार से हमने जो फॉर्मूला निकाला था E/2m निकाला था। अब हम क्या कर लेते हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट यहीं पर रहने देते हैं, m हम यहीं पर रहने देते हैं और l को इधर ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, m=E/2m मल्टीप्लाई बाय l। तो यहाँ पर जो l है वो क्या दिया हुआ है, NH/2 यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या ये द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल एंगुलर यानी कोई सा भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इतना होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर l की जगह NH/2π। अब यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, NEH/4π2m। ठीक है, 2 2 जा 4, 2m नहीं है, 2 2 जा 4 और πm, 2m नहीं है, πm है। तो दोस्तों अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई सा भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, या फिर कोई सा भी एक लूप है जो कंडक्टिंग है, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो कर रहे थे, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी या फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिंग ले रहे हैं जो कि क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, यानी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हम उसके ऊपर चार्ज रख सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉन कंडक्टिंग रिंग है, यहाँ पर उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है और जो उसका मास है वो क्या है, M है। क्या है, मास M है। तो क्या होगा, अब प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्म, अब उस पर क्या कर लेते हैं हम, उस रिंग के ऊपर, जाहिर सी बात है हम इस पर करंट फ्लो तो कर नहीं सकते क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चार्ज रख सकते हैं, तो इसके ऊपर अपन चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज अपन यूनिफॉर्मली इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी रिंग के लिए। अब देखते हैं लेंथ ऑफ अ रिंग, यानी जब भी हम क्या कर देते हैं, जो कुछ भी लेंथ है, पूरी रिंग की जो लेंथ है, उस पूरी लेंथ पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, I=Q/T। Q/T मतलब चार्ज अपन ने क्यू कर रखा है, तो जितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पास होंगे कोई से भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको हम कहेंगे क्या, करंट है। I=Q क्या हो जाएगा, चार्ज पर टाइम पीरियड, तो Q/T। तब यहाँ पर क्या है कि ये सर्कुलर मोशन में है, तो अपन Q/टाइम पीरियड अपन इसका क्या लिखेंगे, 2π/ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर Q/2π/ओमेगा, तब यहाँ पर इसको अपन मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इसको पूरे को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्यू के साथ, अब ऊपर ले जाके तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ये नीचे था तो ये ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर था नीचे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये, Q/2π। अब हम निकालते हैं मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, I×A। तो I जो है वो क्या है, Q/2π है। अब A क्या है, यहाँ पर एरिया किसी भी सर्कल का एरिया जो रहता है वो क्या रहता है, πr²। और यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है, तो हमने R की जगह लिया कैपिटल R, क्यों, πr² हो गया। अब देखिए यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, M=Q⍵r²/2 ये बचेगा। तो हमारे पास जो मोमेंटम आया, मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल आया, वो क्या आया, Q⍵r²/2। अब हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम उस रिंग का जो कि नॉन कंडक्टिंग है और उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि R×P वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी करंट, जैसे जैसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, I×ओमेगा। I क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब कोई सी भी एक रिंग है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, M⍵R², मतलब mr², जो भी उसकी रेडियस रहती है वो स्क्वायर, और जो भी करंट डिस्क का रहता है, मतलब डिस्क मतलब रिंग नहीं, डिस्क डिस्क मतलब पूरी भरी हुई ऐसी, पूरी भरी, और रिंग कैसी रहती है ऐसी, ये रिंग, ये डिस्क। अगर अपन डिस्क पर पूरा चार्ज दे दें, डिस्क पर अप्लाई कर दें, यानी डिस्क पर हम चार्ज फैला दें, नॉन कंडक्टिंग डिस्क पर अपन चार्ज फैला दें,
तो उसका जो रहेगा एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहेगा, m कैपिटल R स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, L इक्वल्स टू, जब भी हम एंगुलर मोमेंटम देख रहे थे किसी भी रिंग का जो कि नॉन कंडक्टिव टाइप की है, तो वो क्या था, आई ओमेगा। अब आई जो है रिंग के लिए वो क्या है, एम आर स्क्वायर है, और ओमेगा तो ओमेगा ही है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये देखिए एम बाई एल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर अपॉन ओमेगा। तो मैं आपको बता दूं कि m अपॉन एल अपन ने क्या निकाला था, ये देखना जरूरी है। m अपॉन एल अपन ने क्या निकाला था, वो निकाला था अपन ने E अपॉन 2m, ये अपॉन 2m निकाला था। तो वहाँ पर जैसे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिस कारण हमने E लिखा था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या है, Q है, तो हमने यहाँ पर Q लिख दिया, अपॉन जो मास है वो m ही है, तो यहाँ पर हमने 2m लिख दिया। तो हमारे पास जो फाइनल जो m अपॉन एल आया वो क्या आया, Q अपॉन 2m, इस प्रकार से आया। हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया।